लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में, और ये भी जाना था कि इकोनॉमिक सिस्टम सेंट्रल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करता है। अब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आगे। हमने चुन लिया था अपना सिस्टम मिक्स्ड इकोनॉमी। अब क्या, अब इंडिया को एक जरूरत थी सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स की, एक सेट ऑफ टारगेट की, एक सेट ऑफ पॉलिसीज की, जिससे हम अपनी इकोनॉमी को, जो हमने खोया था इकोनॉमी के अंदर, वो दोबारा से पा सकें और उसको और बेटर कर सकें। उसी सिस्टम को नाम दिया गया इकोनॉमिक प्लानिंग। एज पर प्लानिंग कमीशन इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज resources in different development activities in accordance with national priorities। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस विद नेशनल प्रायोरिटीज। नेशनल प्रायोरिटीज को ध्यान में रखते हुए रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना है। अब इसी सिस्टम को इकोनॉमिक प्लानिंग का नाम दिया गया। इकोनॉमिक प्लानिंग अचीव करने के लिए हमने एक कमीशन सेटअप किया, उसका नाम दिया गया प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन, गवर्नमेंट सेटअप प्लानिंग कमीशन इन 1950। याद रखना 1950 में हमने प्लानिंग कमीशन सेट किया। किसके चेयरमैनशिप के अंडर में? अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। नाम याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में शायद पूछा जा सकता है। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, इनकी चेयरमैनशिप के अंडर में हमने प्लानिंग कमीशन सेटअप किया था। इसका पर्पस क्या था? अब भाई यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना है, बट अगर यही ना मालूम हो कि हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, तो क्या पॉसिबल है अंदाजा लगाना कि हम कितने रिसोर्सेज या किस लेवल पे रिसोर्सेज यूटिलाइज करने वाले हैं? नहीं। तो इसका पहला पर्पस था कि असेस करना कि ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज है किस लेवल पे कंट्री के पास, एंड टू प्रिपेयर द प्लान फॉर द इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। और उसी के अकॉर्डिंग एक प्लान तैयार करना, एक पॉलिसी तैयार करना कि कैसे हम ये रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने वाले हैं विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। और उसका जो स्पेसिफाइड पीरियड टाइम में बोल रहा हूं, उसका टाइम पीरियड उन्होंने कितना सेट किया? 5 इयर्स। तो 5 इयर्स उन्होंने टाइम पीरियड सेट किया, इसीलिए उस प्लान का नाम दिया गया 5 इयर्स प्लान। इन्होंने टारगेट सेट किया कि हर 5 साल बाद हम ये देखेंगे कि हमने क्या अचीव किया, क्या नहीं अचीव किया, क्या हमसे रह गया, और हम आगे क्या करने वाले हैं। वहीं से इसका एरा शुरू हुआ, विच बिगिन द एरा ऑफ 5 इयर्स प्लान। वहीं से 5 इयर्स प्लान की शुरुआत हुई, जो आज तक भी चल रही है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में बोलूंगा कब आया? फर्स्ट 5 ईयर प्लान प्रधानमंत्री जो पहले थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने लॉन्च किया 1951 में। तो पहला जो इकोनॉमिक जो 5 ईयर प्लान था वो 1951 से लेके 1956 तक हमारा चला। एक बात बता दूं, प्लानिंग कमीशन अब नहीं रहा। जो प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था, प्रोफेसर महालनोबिस ने किया था, वो जो प्लानिंग कमीशन था वो 2015 में एबॉलिश हो गया और उसको रिप्लेस करके उसका नाम रख दिया गया नीति आयोग। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, इसको भी याद रखना। नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन हैज नाउ बीन एबॉलिश्ड ऑन 5 जून 2015। नीति आयोग वाज रिप्लेस्ड। नीति आयोग इसके रिप्लेसमेंट में आया। ठीक है जी, याद रहेगा। नीति आयोग 1950 प्लानिंग कमीशन ने सेटअप हुआ था, 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था, और नीति आयोग को उसने रिप्लेस किया था। प्लानिंग कमीशन ने रिप्लेस किया था नीति आयोग को। कब किया था? 5 जून 2015। अब हम पढ़ेंगे 5 इयर्स के गोल के बारे में। पहला 5 इयर्स हमने जान लिया कि भाई कब से कब तक का उसका पीरियड था। अब ऐसे ही करके 5 इयर्स चलते जा रहे हैं। हम इसके गोल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन से गोल्स? लॉन्ग टर्म गोल्स, या मैं कहूँ बेसिक गोल। कोई भी जब प्लान है उसका एक लॉन्ग टर्म गोल है जो हमेशा चलता जाएगा, जो काफी सारे प्लान्स तक कैरी ऑन होता जाएगा, और कुछ शॉर्ट टर्म्स प्लान है।
शॉर्ट टर्म्स प्लान के बारे में हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम बेसिक गोल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसपे हमने सबसे ज्यादा ध्यान दिया, हमारा सबसे ज्यादा फोकस था। तो मैं बता दूं, 5 ईयर्स प्लान के, इस तरह याद रख लेना, 5 ईयर्स प्लान के 4 बेटे थे। पहले का नाम था ग्रोथ, दूसरे का नाम था इक्विटी, तीसरे का नाम था मॉडर्नाइजेशन, और चौथे का नाम था सेल्फ रिलायंस। तो ये मिला के बनता है जेम्स। शायद तुमको याद हो जाए यार इससे, ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस। तो मैं बोलूंगा 5 ईयर्स प्लान के कितने बेटे थे, आप बोलोगे 4। नाम क्या थे? ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस। चिंता मत करो, हम पढ़ने वाले हैं कि इनका काम क्या था और ये इसका पर्पस क्या था, ग्रोथ का, मॉडर्नाइजेशन का, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी। ये हमारे 5 ईयर प्लान में जो गोल्स थे वो क्यों डाले गए, ये हम पढ़ने वाले हैं। पहला ग्रोथ, नाम से क्लियर हो रहा है कि कहीं ना हम इकोनॉमी की ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं। तो इकोनॉमी की ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि हम बात कर रहे हैं अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी के बारे में। ग्रोथ जो बेसिक गोल था, उसका जो मेन एम था वो ये था कि हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी किसी भी तरह बढ़ाएं, क्योंकि अंग्रेजों ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा था। अंग्रेजों की वजह से हम जो है खुद का प्रोड्यूस कर नहीं रहे थे, इंपोर्टेड गुड्स यूज करे जा रहे थे। कैपिटल इंडस्ट्री हमारे में थी नहीं, तो ना कैपिटल गुड्स से रह गए थे हम, ना इंडस्ट्रियल गुड्स से रह गए थे। तो हमें जरूरत थी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने की, ताकि हम खुद का प्रोडक्शन करें और खुद को यूज करें और खुद की इकोनॉमी बेटर कर सकें। तो अल्टीमेटली देखो, जब प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी ना, जब प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। ठीक है, अल्टीमेटली प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। अब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली जीडीपी ग्रो करेगी। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी आपने पढ़ा ही होगा कि ये मार्केट वैल्यू होती है, जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं एक साल में किसी कंट्री के, उस कंट्री का जीडीपी होती है इसकी मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो जीडीपी अल्टीमेटली ग्रो करेगी। अब जीडीपी ग्रो करेगी तो ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमिक ग्रोथ वहां पर होगी। इसीलिए हमारा जो मेन एम था वो था पहले इसको बढ़ाना, अब हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना। ठीक है, ग्रोथ, अब ये बोल रहा है ग्रोथ इंप्लाइज, ग्रोथ कहाँ कहाँ पर होती है, कैसे पता लगेगा कि ग्रोथ हो रही है? ठीक है, जब प्रोडक्टिव कैपिटल कैपिटल हमारे पास बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ग्रोथ कहीं ना कहीं हो रही है। दूसरा, हमारे पास सपोर्टिंग सर्विसेज एक बड़े पैमाने पर है, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट और बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन कैन बी द वन। तो जब हमारे पास लार्जर साइज ऑफ सपोर्टिंग सर्विसेज होती है तो वहां पर ग्रोथ होती है। तीसरा पॉइंट, जब हमारे पास प्रोडक्टिव कैपिटल की एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है या सर्विसेज की एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, तो वहां हम बोलेंगे कि हम ग्रो कर रहे हैं या हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। ठीक है, ये पॉइंट पढ़ लिया हमने, ग्रोथ इन जीडीपी लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट पॉइंट, ग्रोथ के अंदर ही तो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, डिफरेंट परसेंटेज पे, डिफरेंट जो रेशियोज पे जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर। ठीक है, ये जीडीपी की जो ग्रोथ है उसमें कहीं ना कहीं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच सेक्टर मेक्स अप द स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ द इकोनॉमी। और ये जो कंट्रीब्यूशन जो कर रहे हैं इसको स्ट्रक्चरल कंपोजिशन का नाम दिया गया है, स्ट्रक्चरल कंपोजिशन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ हमने पढ़ लिया, 4 थे, ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस। अब हम पढ़ते हैं पहले मॉडर्नाइजेशन पढ़ लेते हैं। मॉडर्नाइजेशन से मतलब ही समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं हम कुछ नया सोच रहे हैं, नए मॉडर्न बनने जा रहे हैं। तो मॉडर्नाइजेशन एम्स एट अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन सोशल आउटलुक। ये क्या बात करता है? इसका एम होता है कि हमको न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है ताकि हमारा प्रोडक्शन अल्टीमेटली इंक्रीज हो। ये पहला जो हमारा बेसिक गोल है उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ बात कर रहा है। ऑब्वियसली बात है ना, हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो हमारे प्रोडक्शन जो
ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी से है उससे ज़्यादा ही होगा। सर सही बात है। तो अब टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल मॉडर्नाइजेशन वाज नेसेसरी। सीधी सी बात है, अगर हमको जो लोग हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है और अच्छा करना है तो उसके लिए मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़रूरी है। इट इंक्लूड्स अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, जिसमें नई टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। Obviously, it aims to increase the production of goods and services through the use of new technology। और दूसरा था हम अपने सोशल आउटलुक को चेंज करें, हमारे जो समाज का जो नज़रिया है या दृष्टिकोण है उसको हम थोड़ा चेंज करें। पहले हम पहले मेंस की ज़्यादा डोमिनेंस थी सोसाइटी में, बट आज की डेट में हम इक्वालिटी की बात करते हैं, तो सच एज जेंडर एम्पावरमेंट और प्रोवाइडिंग इक्वल राइट्स टू वुमेन। ऑब्वियस सी बात है, अ मॉडर्न सोसाइटी मेक्स द यूज ऑफ टैलेंट्स ऑफ वुमेन इन वर्क प्लेस। तो कहीं ना कहीं चेंज इन सोशल आउटलुक में हम कहीं ना कहीं जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं और भी अदर इक्वालिटीज की बात कर रहे हैं। मॉडर्नाइजेशन में सिर्फ इतना ही हम पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट सेल्फ रिलायंस। हम 2 पॉइंट पढ़े, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन। अब ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है हमारा सेल्फ रिलायंट होना। कैसे सेल्फ रिलायंस? क्या सेल्फ रिलायंस? वो कंडीशन जहां हम खुद पे निर्भर होते हैं, आत्मनिर्भर बनते हैं। हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है। सेल्फ रिलायंस का मतलब मैं कहीं बाहरी असिस्टेंस नहीं लूंगा, मैं कहीं से बाहरी मदद नहीं लूंगा, मैं अपनी जो प्रोडक्शन है वो खुद के बूते पे करूंगा, या अपना कुछ भी है मैं खुद करूंगा। इसका मतलब कि सेल्फ रिलायंस मींस ओवरकमिंग द नीड ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंस, जो हमने डिस्कस किया था। अब एक एग्जांपल समझो, मैं एक मशीनरी बना रहा हूँ, ठीक है, मैं मशीनरी बना रहा हूँ, उसमें काफी सारे पार्ट्स लगते हैं। सारे पार्ट्स मैं बना रहा हूँ, कुछ 2 पार्ट्स को छोड़ के 2 पार्ट्स में इंपोर्ट करता हूँ बाहर से। तो अगर उसने मेरे को देने से मना कर दिया या उसने अपनी जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दी, तो मैं क्या करूंगा? मेरा तो मैं हाथ पे हाथ रखे बैठा रहूंगा? नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं खुद से वो प्रोड्यूस करने लग जाऊंगा। ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स कैपिटल, बट हमारा सेल्फ रिलायंट होना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे पास जो जो फॉरेन जो डिपेंडेंस है वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो वही बात कर रहे हैं कि in order to reduce our dependence on foreign countries, 5-year plans is stressed on the use of own resources। तो own resources यूज करने का 5 years plan ने स्ट्रेस किया था इस पॉइंट के थ्रू या इस गोल के थ्रू। पॉलिसी ऑफ सेल्फ रिलायंस वाज कंसिडर्ड a necessity to avoid for फॉरेन डिपेंडेंस, स्पेशली फूड। तो हम फूड पे भी काफी ज्यादा डिपेंडेंट थे, तो इसीलिए सेल्फ रिलायंस को एक इंपॉर्टेंट दर्जा दिया गया इस पॉलिसी में। और टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस, तो क्या होता है जब हम डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी कंट्री पे फूड के लिए या किसी पे भी, तो फॉरेन इंटरफेरेंस है उसका डर हमेशा हमेशा हमारे मन में था कि कहीं ना कहीं अगर हम इंपोर्टेड गुड्स यूज कर रहे हैं, इंपोर्टेड फूड यूज कर रहे हैं किसी कंट्री से बहुत बड़े लेवल पर, तो उसका हमारी इकोनॉमी पे फॉरेन इंटरफेरेंस का जो की जो पॉसिबिलिटीज है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए इस गोल को सबसे हाई प्रायोरिटी पे रखा गया ड्यूरिंग फर्स्ट 5 years प्लान, फर्स्ट 7 years प्लान, फर्स्ट 7 5 years प्लान पहले 7 5 years प्लान्स में इसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे हमने रखा। लास्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे इक्विटी, गोल्स ऑफ 5 years प्लान में। इक्विटी मतलब क्या? इक्विटी मतलब इक्वालिटी विच एम्स टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। अब ऑब्वियस सी बात है, देखो ग्रोथ होगी, मॉडर्नाइजेशन होगा और सेल्फ रिलायंस होगा, बट सिर्फ यही एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ा सकते, सबका इनइक्वालिटी रहेगी तो जो रईस है वो और रईस होते जाएंगे और पुअर है जो और पुअर होते जाएंगे। ठीक है, जो रईस है वो और रईस होते जाएंगे और पुअर है जो और पुअर होते जाएंगे। इसके लिए हमें जरूरी था कि हमारी देश में इक्वालिटी होना। ठीक है, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आर अवेल्ड बाय ऑल द सेक्शंस।
तो चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, अगर इकोनॉमी फायदा कर रही है तो वो सबके लिए बराबर होना चाहिए, ठीक है। एवरी इंडियन शुड बी एबल टू मीट हिज और हर बेसिक नीड्स सच एज फूड, रोटी कपड़ा मकान और हेल्थ केयर, एंड इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शुड बी रिड्यूस्ड। ऑब्वियस सी बात है। तो ये भी एक बहुत जरूरत है, क्योंकि उस टाइम पे इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा हुआ करती थी। रईस जो है रईस हुए जा रहे थे, और जो गरीब है वो और ज्यादा गरीब हुए जा रहे थे। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें हमने इस हमने इस 5 ईयर्स प्लान का एक अहम हिस्सा बनाया इक्विटी को। तो ये हमारा बेसिक गोल 4 खत्म हो गए। हमने क्या पढ़ा जेम्स में? ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस। याद रहना चाहिए जेम्स। 5 ईयर्स प्लान के 4 बेटे, चारों का नाम था जेम्स। ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम कवर करेंगे बाद में। जय हिंद।